प्रणाम सर, प्रणाम आंटी जी। नमस्कार। नमस्कार आंटी। So, Sonal, would you do the chanting for those 24 links? जी सर, आई कैन डू। बिल्कुल। प्रणाम जी सबको। नमस्कार। नमस्कार। मनते जी को प्रणाम, सबको नमस्कार। सभी लोगों को नमस्ते। सायंकालीन सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं भगवान बुद्ध की प्रारंभिक वंदना एवं अर्चना से। वे जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धर्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ। उन भगवान बुद्ध धर्म और संघ की हम यथोचित सत्कार से पूजा करते हैं। हमारा सौभाग्य कि भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा की आदर पूर्वक दी गई यह तुच्छ भेंट कृपया स्वीकार करें। हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, उन भगवान बुद्ध का मैं अभिवादन करता हूँ। भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धर्म, उस धर्म को मैं नमन करता हूँ। भगवान के श्रावक संघ जिन्होंने मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित किया, उस संघ को मैं नमन करता हूँ। आए हम भगवान बुद्ध की प्रारंभिक वंदना करें। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। आगे की चैंटिंग्स के लिए मैं सोनल जी आपको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू निखिल जी। तिक पठान का अच्छे उद्देश्य जो 24 कड़ियाँ हैं उसको हम चैंट करेंगे पाली में और फिर हिंदी में। हेतुपचयो आरम्भणपचयो अधिपतिपचयो अनन्तरपचयो समनन्तरपचयो सहजातपचयो अन्यमन्यपचयो निस्सयपचयो उपनिस्सयपचयो पुरे जातपचयो पच्छाजातपचयो आसेवनपचयो कम्मपचयो विपाकपचयो आहारपचयो इन्द्रियपचयो झानपचयो मग्गपचयो संपयुक्तपचयो
विप्रयुक्तपचयो अधिपचयो नाधिपचयो विगतपचयो अविगतपचयोति। प्रत्यय का पाठ। हेतु प्रत्यय, आलंबन प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, कोई अंतराल नहीं प्रत्यय, बिल्कुल भी अंतराल नहीं प्रत्यय, साथ उत्पन्न हुए प्रत्यय, अन्योन्य प्रत्यय, आश्रय प्रत्यय, निर्णायक आश्रय प्रत्यय, पूर्व उत्पन्न प्रत्यय, पश्चात उत्पन्न प्रत्यय, दोहराना प्रत्यय, कर्म प्रत्यय, कर्म फल प्रत्यय, आहार प्रत्यय, इंद्रिय प्रत्यय, ध्यान प्रत्यय, मार्ग प्रत्यय, संयुक्त प्रत्यय, वियुक्त प्रत्यय, विद्यमान प्रत्यय, अविद्यमान प्रत्यय, लुप्त प्रत्यय, प्रकट प्रत्यय। Thank you. I request sir to take the session. Thank you. निखिल, मुझे स्क्रीन शेयरिंग लाइट्स। यस सर। जी सर। So let us invoke the blessings of the triple gem. Quiet for a minute. The aspiration that the speaker speaks clearly and the listeners can listen attentively. हम लोग तिक पठान की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए 3 टर्म्स में हमने हेतु पच्चय को समझा और आलम्बन पच्चय को। आलम्बन का प्रत्यय किस तरह से कुछ हमारे जो आयतन है वो आलम्बन बनते हैं विज्ञान के जागने में। हेतु हमने समझे जो रूट्स हैं जिनके आधार पे जिनकी प्रेजेंस के कारण चित्त जो है स्ट्रांग होते हैं, उनके फल भी उसी आधार के हिसाब से, आधार कितना मजबूत है उस आधार से चित्त जो है स्ट्रांग होगा या वीक होगा, और उसी हिसाब से उसको फल आएंगे, उसी हिसाब से वो कार्यान्वित हो पाएगा चित्त। आलम्बन में हमने देखा कि किस तरह से
हमारे जो विज्ञान जागते हैं उनके किस क्या क्या आलम्बन रहते हैं। रूप आलम्बन है, शब्द है, गंध है, रस है और स्पर्श। ये आलम्बन है जिसके आधार पे रिस्पेक्टिव विज्ञान जागते हैं। ये हम सब लोग समझते हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है इसके ऊपर। और फिर इसमें आया था मनोधातु। पिछली बार हमने इसमें डिटेल चर्चा की थी मनोधातु पे, और उसको समझने के लिए ये डायग्राम यूज किया था हमने कि जो सेंस कॉन्शियसनेस है उससे पहले जो 5 लाइव डोर एडवर्टिंग कॉन्शियसनेस या पंच द्वार आवर्जन चित्त जागता है, और उसके बाद जो चित्त जागता है रिसीविंग चित्त, इन दोनों को मनोधातु कहा जाता है। तो हमने पिछली बार समझा था और किस तरह से हर एक आयतन के जो उसके अनुसार जो है मनोधातु किस तरह से इम्पैक्ट करती है। तो अंत में ये जनरल बात हमने समझी थी, कोई भी धम्म जिसको जो शुरू में आलम्बन बनता है उसके आधार पर जो भी चित्त चेतसिक जागते हैं वो उसके आलम्बन की वृत्ति के हिसाब से होते हैं। इट इज ऑब्जेक्ट आलम्बन आलम्बन को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कंडीशन। कि आँख देखने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, सुनने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो आलम्बन वृत्ति के हिसाब से समझे जाते हैं। इसके लिए पिछली बार हमने जब चर्चा की थी तो मैंने सुझाव दिया था कि हम कुछ इसको अपने दैनिक जीवन में देखें कि किस तरह के आलम्बन और किस तरह के हेतु जागते हैं। अगर कोई भाई बहन कुछ कहना चाहे उसके बारे में, तो कुछ मैंने उदाहरण भी दिए थे कि जिनको आप आधार बना के इस बात को ठीक से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि राजकुमार सिद्धार्थ की स्टोरी जो थी उसको उसका आधार बना के हम समझ सकते हैं कि क्या आलम्बन था और क्या मन की चेतना जागी और उसमें क्या हेतु था, उस हेतु के कारण क्या रिजल्ट हुआ। तो कोई भी भाई बहन इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहे तो अच्छा लगेगा। इनमें से कोई उदाहरण ले, सिद्धार्थ का या देवदत्त का या मागंदिया की स्टोरी जिनको याद है उसका, या आपने अगर खुद कोशिश की हो कि मेरे चित्त में क्या क्या प्रतिक्षण हम किसी न किसी आलम्बन हमारे किसी न किसी इंद्रिय द्वार के सामने आता रहता है, उससे क्या चित्त की चेतना बनी और उसके अंदर क्या हेतु थे नहीं थे, और हेतु थे तो उसके कारण आगे क्या हुआ। एटलीस्ट एट दिस लेवल वी कैन एनालाइज अवर मेंटल प्रोसेसेस। अगर कोई चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई भी जो भी आप प्रेजेंट है उनमें से अपना अनुभव बताएं, या फिर प्रिंस राजकुमार सिद्धार्थ की, जैसे वो घर से बाहर निकले, उन्होंने कुछ देखा, जो भी देखा वो आलम्बन बने, उसके कारण किस चित्त की चेतना जागी, क्या उसमें हेतु थे या नहीं थे, और फिर उसका क्या असर हुआ, उसके उसके हिसाब से किस तरह के आगे मन का चेतना जागी, किस तरह के विज्ञान जागे और किस तरह का वो उससे एक्शन मोटिवेट हुआ। ऐसे करने से हमें भी बातें और स्पष्ट होने लगती हैं और सजग होने लगते हैं कि किस तरह के आलम्बनों को हम देखें, किसको न देखें, किस तरह की चीज़ें सुने, किस तरह की चीज़ें न सुने। इस चीज़ हमारे जीवन से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हम इस तरह के एनालिसिस करें तो खुद मालूम पड़ता है कि इस तरह की चीज़ें देखने से, इस तरह की चीज़ें सुनने से मन बेचैन होता है, मन में कुशल हेतु जागते हैं, और क्यों किया जाए ऐसा। कोई बताना चाहेंगे? तो आप वॉलंटियर करिए, नहीं तो मैं किसी को कह दूंगा। सर मैं कोशिश करता हूँ। हाँ करिए करिए। प्रिंस सिद्धार्था का मेरे को थोड़ा क्लैरिटी है सर, देवदत्ता और माकंदिया का तो नहीं है। ठीक। तो सिद्धार्थ जब
निकले और उन्होंने एक बूढ़े पुरुष को देखा, फिर एक रोगी को देखा, एक मृत को देखा और एक एक भिक्षु को देखा। तो उनके अंदर जो हेतु जागे वो थे अमोह, अलोभ और अदोष के, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हर किसी के साथ ये हो रहा है। तो वो पहले मोहग्रस्त थे एंड सडनली उनके अंदर एक इंक्वायरी जागी। तो वो अमोह हेतु था जिसने उनको पुश किया आगे कि आई शुड गो फॉरवर्ड एंड इसको मैं समझता हूँ। तो ये आपने जो टोटल 6 हेतु बताए थे, लोभ, मोह और दोष, और उसके अलावा अलोभ, अदोष और अमोह, तो इसमें कुशल हेतु उनके अंदर जागे जिन्होंने उनको आगे पुश किया। और उन हेतुओं का आगे असर क्या हुआ? वो उन्होंने उनको उस हेतु की वजह से उन्होंने एक कम्मठ ठान लिया, उन्होंने एक संकल्प लिया, सम्मा संकल्प को लिया, और उससे उनको फिर जो अंदर की अविद्या थी वो उन्होंने फाइनली संकल्पों में पहला संकल्प क्या होता है? नेखम खम संकल्प, निष्क्रमण। Yes. That's what he did. Right, right. He immediately went out and in search of, so you can see कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखने से कितना होलसम रिजल्ट हुआ। इससे पहले जो ऑब्जेक्ट्स देखते थे अपने महल में रहते हुए, वो सब राग जगाते थे और मोह जगाते थे, उससे बाहर निकलने की कोई चेष्टा ही नहीं जागी। Yes. We can see how the insane, हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे मन की स्थितियां जागती हैं विभिन्न आलम्बनों के आधार पर। क्या किस तरह के प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी में, किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, किस तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं, किस तरह का भोजन कर रहे हैं, किस तरह का लोगों से स्पर्श कर रहे हैं, उस सब के कारण चित्त की चेतना पे असर पड़ेगा। क्यों, किस हिसाब से असर पड़ेगा? ये इसको एक बार चैंट कर सकते हैं तो यू कैन सी। यहाँ जैसे कहा गया, रूपायतनं चक्षु विज्ञान धातुया तत्संप्रयुक्त कानंदम मानंग आरम्भन पच्चे न पच्चयो। रूप आयतन जो है, जो भी रूप हमने देखा वो चक्षु विज्ञान का आलम्बन बना, चक्षु विज्ञान जागा और फिर उसके संयुक्त धम्म जागे। तो उसके संयुक्त धम्म किस बेसिस पे जागेंगे? किस तरह का वो रूप है, किस तरह का रूप होगा उसके हिसाब से उस तरह के संयुक्त धम्म जागेंगे। रागात्मक जाग सकते हैं, द्वेषात्मक जा सकते हैं, अलोभ के जाग सकते हैं, अदोष के, जैसे आपने बताया। तो वो हेतु में से कोई जाग सकता है। उसके सिवा हेतु के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ईर्ष्या जाग सकती है, या मैत्री जाग सकती है, करुणा जाग सकती है। सो यू कैन सी उनका ट्रिगर क्या है? रूप आयतन। रूप आयतन से क्या जागेगा वो हमको समझाया जा रहा है कि वो उस आलम्बन के हिसाब से चलते हैं। और यही बात फिर रूपायतन की जगह शब्दायतनं, गंधायतनं, रसायतनं, पोटब्बायतनं, तो हर इंद्रिय के द्वार पे ये वैलिड है, यही होगा जो भी आलम्बन होगा। और फिर ये टेक्निकल इश्यू है उसका, धन्य सभ्य धम्मा मनोविज्ञान धातु। मन में जो भी जागता है, सारे मन में जो है विचार जाग सकते हैं, कॉन्सेप्ट हैं, मेमोरीज हैं, जो भी जागेगा उसके हिसाब से फिर मनोविज्ञान जागेगा और उसके हिसाब से उससे संयुक्त धम्म जागेंगे। चेतसिक जो है, अलग अलग तरह के चेतसिक जागेंगे, जो 52 चेतसिक है उनमें से सब अलग अलग तरह के जागेंगे। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए कि ये हमारे डिस्क्रिप्शन है, हमारा संसार से जो इंटरेक्शन होता है उससे क्या होता है। दिस इज डिस्क्राइबिंग दैट इंटरेक्शन in some detail. Of course, there can be given greater detail, but in some reasonable detail जो हमारी समझ में आता है, जितना उतना ही समझाता है। ठीक है? Are these two clear before we proceed further? Because आगे बढ़ने के लाभ तभी होगा जब हम इनको ठीक से समझेंगे, ताकि फिर आगे और सहूलियत हो जाएगी, फिर हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किसी को इन दोनों बच्चों के बारे में, इन दोनों कंडीशनैलिटीज़ के बारे में कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो समझने में, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क।
before I proceed further. So that's how, for example, जो object है, suppose it is a object like Dhamma study, है ना? Now, suppose that, for example, increases proliferation, increases doubt, for example. So in that context, hetu जो हुआ, वो नेगेटिव हो गया, मोहात्मक हो गया, मोह जाग गया. Mind has got into delusion because of reading so many disparate things which one cannot absorb. अब अलग एक टीचर ने कुछ कहा, एक किताब ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ कहा, टोटल कंफ्यूजन हो गया क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी धम्म के बारे में, मोह जाग गया. Now he has to, it can create so many difficulties, it can create disinterest in further practice itself can get fall apart. और उसके बाद अगर लेटेड टेंडेंसी स्ट्रांग है धर्म के प्रति, वो आगे आएगा. छंद है नहीं है, देन वन में फाइंड, ओके लेट मी फाइंड सम टीचर. यार ये क्या हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, चलो अपने मित्र के पास जाएं, कल्याण मित्र के पास. दोज एक्शंस कैन बी मोटिवेटेड. नाउ दे विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच इज फ्लोइंग, द latent tendencies which are there in the person. वो डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन लेगा? so we haven't discussed, अभी हम latent tendency पे भी नहीं आए हैं, as I understand. Is that right, technically? We'll come further. Yeah, okay, thanks. Antar Pachya. हाँ बोलो अपूर. Yes, please go ahead, अपूर. म्यूट पे था. सर एक टाइम पे एक ही प्रत्यय काम करता है या एक साथ कई सारे प्रत्यय काम कर सकते हैं? कई सारे कर सकते हैं काम, बल्कि वो हम आगे देखेंगे. धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा. थैंक यू सर. So okay, then we can go to the next one. This is called अधिपति पद. उसकी अगर मैं चैंटिंग करूंगा तो शायद आप लोगों को अगर याद हो विधिपात के बारे में तो वो आप उसको रिलेट कर पाए. अधिपति का क्या अर्थ होता है? जो हमारा लॉर्ड हो, लॉर्ड्स ओवर अस, प्रेडोमिनेंट फैक्टर. राजा को अधिपति कहा जाता था, जो स्वामी है उसको अधिपति कहा जाता है. छंदाधिपति छंद संपयुक्त कानंदम मानं तन समुत्थानानं च रूपानं अधिपति पच्चये न पच्चयो वीर्याधिपति वीर्य संपयुक्त कानन. वीर्य संपयुक्त कानंदम मानं तन समुत्थानानं च रूपानं अधिपति पच्चये न पच्चयो चित्ताधिपति चित्त संपयुक्त कानंदम मानं तन समुत्थानानं च रूपानं अधिपति पच्चये न पच्चयो विमंसाधिपति विमंस संपयुक्त कानं च धम्मानं अधिपति समुत्थानानं च रूपानं अधिपति पच्चये न पच्चयो यं यं धम्मं गुरुं कत्वा ये धम्मा उपपद्यन्ति चित्तचेतसिका धम्मा ते ते धम्मा ते सं धम्मानं अधिपति पच्चये न पच्चयो. तो इसमें से जो पहली चार चीजें हैं, आई एम श्योर आप में से अधिकतर ने ये सब चीजें सुनी हुई हैं, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं. छंद, वीर्य, चित्त और मीमांसा. कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? बहुत बार चर्चा की हमने, विभिन्न पैनल डिस्कशन से. ये कहा जा रहा है कि छंद, वीर्य, चित्त, मीमांसा अधिपति का काम करते हैं, मतलब वो हमारे सारे एक्शंस को डोमिनेट करते हैं. मैंने उसको हिंदी में यहाँ पे लिखा है, वे धम्म जो हमारे मन के स्वामी बनकर हमारे सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं. दैट इज द अधिपति, which is a dominant effect on our all the mental states. तो छंद क्या है, वीर्य क्या है, चित्त क्या है, कौन बताएगा?
We discussed it in a panel discussion also. Somebody should speak. सर मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी। छंद की बात अक्सर डिजायर के कॉन्टेक्स्ट में आती है, तो छंद एक ऐसा डिजायर है या एक ऐसी एस्पिरेशन है जो कि हमें धर्म के क्षेत्र में आगे ले जाती है। तो जब छंद मतलब व्यक्ति एक टाइप का डिटर्मिनेशन कर लेता है, अपने लाइफ का या कार्य का एक डायरेक्शन निर्धारित करता है, तो फिर उसके बेसिस पे, उसके एंकर के बेसिस पे फिर उसका वीर्य डिटर्मिन होता है, वो कितना एफर्ट डालेगा। तो कई लोग होते हैं बहुत एफर्ट कर पाते हैं या करना और कुछ ऐसे होते हैं जो करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। तो वीर्य भी हमारे एक्शंस को डिटर्मिन करता है, वीर्य यानी कि प्रयास यहाँ पे। और हमारा जैसा छंद होता है उसके बेसिस पे हमारी चित्त की स्टेट, माइंड स्टेट भी डिटर्मिन होती है कि वो किस प्रकार के धम्म उसके अंदर जागेंगे। और फिर हम समय समय पर रिव्यू करते हैं जो हम कर रहे हैं कि मेरा जो क्रियाकलाप है वो मेरे छंद के अनुरूप है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो वन कैन ऑलवेज कोर्स करेक्ट। तो ये चारों एक साथ भी काम करते हैं, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है किसी में एक ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी में कोई दूसरा ज्यादा स्ट्रांग होता है। गुड गुड। जो ये छंद वीर्य चित्त हैं, ये तीनों अव्याकृत हैं। अव्याकृत, यू रिमेम्बर व्हाट इज इनका अव्याकृत? दे आर न्यूट्रल, एथिकली न्यूट्रल। छंद कैन बी काम छंद और धम्म छंद। काम छंद हम यूज करते हैं ना, छंद का एक्चुअल मतलब जो है डिजायर एग्जैक्टली नहीं है, इट्स अ चॉइस, व्हाट आर यू चूजिंग फॉर लाइफ। और कई देशों में पुराने समय में छंद को वोटिंग के लिए भी छंद शब्द दिया गया है। आप चूज कर रहे हैं कि क्या चाहिए आपको, सो दैट गिव्स ए गुड आइडिया ऑफ छंद। तो हम सामान्यतः डिजायर कह देते हैं, विच इज गुड इनफ फॉर इन इंग्लिश, क्लियर हो, अच्छा रहेगा। और ये जो है छंद वीर्य चित्त, तीन चीजें जो है ये एथिकली न्यूट्रल है। दे कैन हैव बी एसोसिएट, उसके संयुक्त धम्म जो है वो होलसम भी हो सकते हैं, अनहोलसम भी हो सकते हैं। क्योंकि छंद जो है हमारे, इट्स बेसिकली दीज फोर आर कॉल्ड इद्दीपाद, आपको याद होगा, फॉर फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, एंड दीज आर फैक्टर्स ऑफ सक्सेस फॉर एवरीथिंग। हमको वर्ल्डली सक्सेस चाहिए, हमको धम्मा के अंदर चाहिए, स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए, ऑल दीज आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट। और छंद अगर स्ट्रांग होता है तो नेचुरली everything gets dominated by that. One is totally given to moving in that direction. इसलिए उसे कहा कि छंद अधिपति जो है सबको, संयुक्त धम्मों को, और उसके हिसाब से रूप जो है, मतलब जो शरीर में जो चेंजेस होते हैं वो भी उसके हिसाब से होते हैं। होलसम छंद होगा तो एक तरह के चेंजेस होंगे, अनहोलसम होगा तो एक और तरह के चेंजेस, which you know from our own examples for wholesome chanda and from other examples of unwholesome chanda. और ये छंद वीर्य चित्त एक समय पे एक ही डोमिनेंट होगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। मीमांसा जो है बाय इट्स नेचर इट इज अ होलसम, बिकॉज it is a something like panya, which you are, so it is a wholesome mental factor, it cannot be unwholesome. चित्त भी अनहोलसम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी डिजायर थी, और अनहोलसम चित्त के आधार पर जो काम होते हैं वो आप देख सकते हैं कितने, किस तरह के चित्त उसके साथ धम्म उत्पन्न होंगे और किस तरह के शरीर में चेंजेस होंगे। सो इट इज ट्राइंग टू टेल अस देयरफॉर कि ये जो चार इद्दीपाद हैं, दे कैन हैव अ वेरी डोमिनेंट इफेक्ट ऑन आवर कॉन्शियसनेस एंड ऑन द स्टेट ऑफ चित्ता एंड द इफेक्टिंग ऑन द बॉडी। और मीमांसा जो है वो रिव्यू, जैसे आपने कहा, इट इज बेसिकली रिव्यू इन द लाइट ऑफ धम्मा, टू सी कि जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था, जो छंद था, उसके हिसाब से काम हो रहा है कि कहीं और ही जा रहा हूँ मैं, जिस डायरेक्शन में मुझे जाना था मैं वहीं जा रहा हूँ, तो मैंने रास्ते में कहीं और आई हैव टेकन ए रॉन्ग रूट। सो वी दिस गिव्स यू a review of whatever we started with.
तो जो हमारे छंद था उसके अनुरूप ही हम जा रहे हैं कि कहीं रास्ते में कहीं और भटक गए। धम्म छंद में खास तौर पर इस तरह की चीजें होने की संभावना काफी रहती है, because when we are practicing, doing sadhana and trying to understand dhamma, we can have रास्ते में कोई टेम्पटेशन हो गई, कुछ आपकी अच्छी समाधि हो गई, कुछ आपको अनुभव हो गए और उस अनुभव से इतने प्रेरित हो गए कि उस अनुभव में ही को ही रिपीट करने में लग गया कि यही अनुभव बार बार होता रहे, बार बार होता रहे। तो जो उद्देश्य था दुख मुक्ति का वो अलग रह गया और एक कहीं और ही अटक गया। तो इसकी मीमांसा बहुत आवश्यक है। आप भगवान की लाइफ स्टोरी में हम देखते हैं कैसे उन्होंने मीमांसा निरंतरता से अपने साथ बनाए रखा और उसके कारण अपने रूट्स चेंज कर लिया, अपना जो है कोर्स ऑफ एक्शन चेंज किया। पहले एक आचार्य के पास गया, लार कलाम के पास, उनसे ध्यान सीखा और सेवंथ ध्यान हाईली एक्सॉल्टेड स्टेट्स, बट यू कुड सी कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं मेरा को बहुत एक्सटैटिक फीलिंग्स हो। उद्देश्य तो था कि चित्त के अंदर जो विकार है वो निकल जाए, तो वो तो नहीं निकले। दैट इज मीमांसा, द हाईएस्ट ऑर्डर। तक रामपुत्र के बाद सेम थिंग, लगा अच्छा कोई नहीं, कोई तरीका नहीं है, चलो ये ट्राई करो। Again he tried for 6 years austerity. Again he kept on checking, and finally decided nahi isse bhi nahi ho, and then he found out the path. So that is a beautiful example of Mimamsa, how we do course correction in our practice. और जो लास्ट इसमें आइटम है बहुत महत्वपूर्ण है, यंग यंग धम्मन गरम कत्वा। हम जिस किसी चीज का आदर करते हैं, जिसको महत्व देते हैं, उससे वो हमारे लिए जीवन में हमारा स्वामी बन जाता है हमारे मन का, और उसके अनुसार ही जो चित्त है और चेतसिक धम्म है और उसके बाद जितने भी धम्म है उसके अनुसार ही बनते हैं। अब किस चीज का धम्म, किस चीज का गौरव कर सकते हैं? ट्राई टू पुट इट इन दैट प्लीज राइट अप देयर। एक छोटा सा प्रश्न। जी जी, ऐसे आपने भी बोला कि मीमांसा हमेशा एक कुशल मतलब एथिकली पॉजिटिव होता है इन सम सेंस। जो कुशला मेंटल हमारे लिए कुशल। लेकिन सपोज somebody is doing मीमांसा in the context of an unwholesome chanda, so even then it has a nature of a, जैसे कोई डाका करने गया, उसने देखा मैंने ये ऐसे ऐसे करना है, उसको फिर एनालाइज करने लग गया कि क्या करूंगा तो ठीक से या क्या समथिंग। मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि अगर चित्त की चेतना ठीक नहीं है, चित्त जो है अकुशल चित्त है, तो उसकी एनालिसिस भी ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रज्ञा नहीं काम कर पाएगी। तो वो वर्ल्डली सेंस में ही, वर्ल्डली अफेयर्स में हिसाब से ही दिखेगा, उसका इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंस उसके ऊपर क्या होना है उसका ध्यान नहीं जाएगा। So Vimansa is specifically from the perspective of Dhamma. From a wholesome mental factor. Yeah. Otherwise, we could call it Vimansa, perhaps. We won't call it. We'll be saying he's trying to, see how he can really increase his faith or increase his. It won't be a wholesome mental factor. It will be an unwholesome factor, because there will be associated unwholesome चेतसिका will be associated with it. हम देख नहीं सकते, अगर हमारे मन में कभी भी अपने अनुभव से देखते हैं, कभी किसी के प्रति दिलविल जागती है और हम प्लान करते हैं, मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मैंने ये करूं कि वो करूं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, वी जस्ट टोटली फॉरगेट कि इसका इम्पैक्ट मेरे पे क्या होने वाला है। जस्ट लुक एट ओनली द वर्ल्डली अफेयर्स, सो दैट वोंट बी देयरफॉर Vimansa governed by wisdom. It will be just a ayoniso manasikara, paying attention not to the root but to the superficial attention. Thank you. So
Darsab, in case of Vimamsa, we've discussed once or twice in the past that too much review too soon, har 2 din mein dekh rahe hain, ye ho raha hai, nahi ho raha, etc., doesn't appear to be wholesome. And yet we are holding ki Vimamsa is fundamentally wholesome. So that's number one. Number two, jo baki 3 hai, unme, for instance, जैसा पिछला example था, अगर delusion है या doubt है या confusion है, so then the nature of virya becomes like this. That's the point. And then the nature of chitta becomes scattered and so forth. Is that how it's to be understood? जी जी जो आपने मीमांसा का उदाहरण दिया कि बहुत every alternate day he is reviewing. When we look at the mental state of a person doing it, it's actually low prerit. So it's not a wholesome mental state. Every alternate day I'm reviewing, it means I have strong expectation of getting something and I'm not going there. तो मेरे चित्त में लोभ है, मैं कन्या नहीं है उसमें, तो वो मीमांसा नहीं हो रही. Again, it's a ayoniso manasika. I'm giving attention, but not in a wise manner, unwise attention. So that's why I put down in the comments there. These Siddhipada are crucial for success in any enterprise. Chanda and Virya are ethically variable. Chitta also can be Akushala or Shobhana, but Vimamsa Panya is a Kushala mental factor. Anji, Kamalpreet ji, बोलिए. Good evening, sir. So there are times when we let go, but there are times when कई बार लगता है कि दूसरे को realize होना चाहिए, तो उसके लिए हम कई बार कर लेते हैं, गलती कह सकते हैं. रिवेंज तो नहीं बोलूंगी, बट आर्ग्यू कर लेते हैं कई बार, या वो चीज करनी चाहिए कि कंप्लीटली लेट गो कर देना चाहिए. जैसे कई बार हमसे कोई छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, तो हम कर लेते हैं. कोई डोमेस्टिक हेल्प होती है, वो गलत करती है, तो हम तब भी आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं. तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल ही कंप्लीटली लेट गो? नहीं, लेट गो का मतलब ये नहीं है कि we become passive, ना. And Panya guides actions. It doesn't result in passivity. I can do an action motivated by welfare of the other person. मुझे मालूम है कि गलत काम कर रहा है और मेरे मन में उसके प्रति द्वेष ना होके, द्वेष है, मैंने उसको शांत किया, पहले थोड़ी देर अपने चित्त को समाहित किया, शांत किया, फिर जो समझा अच्छा ये गलत काम हो रहा है और इससे नुकसान होगा इसका भी, दूसरों का भी, then generating compassion, I decide, okay, this is the right thing to do. Then I am doing with action with Sati and Panya. There's no problem at all. Sati and Panya don't make us passive. They prevent us from doing unwholesome actions. Okay, sir. तो सब आप चित्त के सामने जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं वो कुशल है और ब्यूटीफुल है, rather than अकुशल and कुशल. Chitta can be both unwholesome and wholesome. That's why Chitta also can be Akushla or Shobhana. Shobhana means wholesome. That's so technical language. It's beautiful. Shobhana का मतलब होता है beautiful. And उसमें अभिधम्मा में कुशला का जो काउंटर पार्ट है उसको कुशल ना कह के ब्यूटीफुल कहा because of certain technical reasons. Okay. The chitta of the arahant is beautiful, but it is not productive of kamma. तो उसको distinguish करने के लिए this word used. ठीक है. This second thing which is written here, you have to really see this. It has a very deep implications in our life. It essentially means what are we valuing? Are we valuing wealth, education, and I've written jhana. Depending on that, our whole life will be governed by that. And that's what really is something. What is the thing which we admire? What is the thing which we value, which we honor? That is going to have a dominant effect on us for a very long time.
There's something which should make us reflect deeply and introspect. What is it that really I honor in my life? What is it I value the most? Which means essentially setting the priority of my life. And that's going to change everything in my life. That's going to have a dominant effect on my life. Once I decide this is what I really honor more, this is what is my ideal or whatever else word I feel. So this is what I should really be my role model. Okay, this is what I should do. Now, depending on that will have a dominant effect on my personality and change everything what I do. And we can see there are so many stories to illustrate this conditionality. I would be very happy if some of you can relate some stories from sutras or from your daily life. There are so many stories of people who have done heroic work in the material domain, just motivated by some chanda, very strong chanda. That automatically led to virya and everything. कोई भी हमारे वर्ल्डली साइंस में कोई भी बताना चाहेंगे? So you are calling it chand, is it? Dharsab, this what we honor इसको आप chand से equate कर रहे हैं, इसीलिए आप that's the reason you're giving the reason. Okay. Yeah. That becomes our main aspiration then. तो सर एक आई डोंट नो नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक some person in Bihar, I don't know where, from somewhere in North India, उन उसकी wife को शायद she was pregnant and he was not able to take her to hospital. So he actually paved the way from the mountain. So कि मैं किसी और को, because of the reason कि जैसे मेरी वाइफ के डेथ हुआ, वो किसी और का इस तरह का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े. So माउंटेन मैन उसको कहते हैं, दशरथ मांझी था उनका नाम. There's a big mountain which is obstructing his path. He had to go over the mountain to reach the hospital. जी. Then he cut through the mountain. I think 22 years he walked on that, cut through and made the. And he worked alone also. When no one helped him. That was also. But sir, of strong chanda, and obviously it resulted in virya. It resulted in a single pointedness. ये नहीं कि थक गए यार हमने छोड़ दो. Continue to. It's a very good example of adhipati pache, dominant. So yes, so adhipati is, sorry, मैं miss out कर गया actually. So adhipati is something which is dominant factor in your action. Is that so? Which determines your mental state for a long time to come. And So mental state results in action. जो हम काम करते हैं उसके पीछे thought होता है ना. अगर आपके thought में कोई चीज dominating thought है, so that will determine your actions. If you're अगर dominating thought है कि अब मेरे पास कोई और काम नहीं है, I must just devote my time to Dhamma, you'll do just that. बाकी सब चीजें secondary हो जाएंगी. So on for other people. Yes. So because this इसको मैं differentiate करना चाहूंगी कि मैं हेतु बच्चे जिसमें कारण बोला गया है कि कारण ये है, तो एक ये मतलब बिगर ऑब्जेक्टिव हो गया या हायर योर ऑब्जेक्ट. मैंने सोचा कि मैं इसे प्रैक्टिस करूंगी. सो आई विल डू द मोमेंट आई डिसाइड, everything will line up according to what I thought of, how my practice would be. So that is true. But if I say hetu, so then what is like hetu bole to, like hetu is karan. So जब मैं कारण की बात करूंगी तो फिर then is it I am taking it for particular action I am doing it, तभी मैं उस कारण को
आइडेंटिफाई करूंगी, या फिर वो जो बिगर ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे भी एक कारण होगा डेफिनेटली. आई मीन आई डोंट नो, दैट्स हाउ मे बी इंटेंशन. मैं पहाड़ को काट, उसका एग्जांपल मान लो देते हैं. पहाड़ को क्यों काट रहा हूँ? आई वांट टू पुट माय नेम इन द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और आई एम मूव्ड बाय कंपैशन कि यार मेरी पत्नी तो मर गई, हमारे गांव में पता नहीं कितने लोग मर जाते होंगे, वो बेचारे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते. देन दैट इज द हेतु. ठीक है, गॉट. Passion becomes the cause. So adosa is one of the factors, isn't it? So when you can easily see that. Of course, that chanda being strong does not ensure automatically that virya will be strong. For that, you have to then, when it comes to that, again, it depends on how strong is the chanda and also how strong is your abilities and effort in putting it forward. And then difficulties आएंगी, तो difficulties को handle करने के लिए चित्त strong होना चाहिए. क्योंकि कुछ भी काम करेंगे तो डिफिकल्टीज तो आएंगी. और अगर हम अरे यार ये बहुत मुश्किल है, छोड़ दो इसको, कुछ और कर लो, then you can't really continue in that manner. So success in that particular end, and exactly same thing holds true for spiritual practices. हमारी साधना में ये बिल्कुल तो हमारा छंद कितना स्ट्रांग है, जिसको धम्म छंद कहा गया. या हम बार बार कहते रहते हैं कि आपकी इंटरनल मोटिवेशन कितनी स्ट्रांग है, धम्म संवेग कितना स्ट्रांग है. धम्म संवेग इज बेसिकली छंद. जितना स्ट्रांग धम्म संवेग होगा उसी हिसाब से वीर्य भी जागेगा. डिफिकल्टीज आएंगी, अगर स्ट्रांग धम्म संवेग है तो वो चित्त भी हमारा इधर उधर डोलेगा कम, और फिर हम उसको वापस ले आएंगे और मीमांसा भी चलती रहेगी. सो that's the way for progress on dhamma also. कुशल चित्त में तो विपස්සना वो विमंसा होगी, अकुशल में विमंसा नहीं होगी. नहीं, that would be called as an ayoniso manasikara. You're giving attention and deciding whatever you want. विमंसा का तात्पर्य यही है कि वो it should be motivated by wisdom. Wisdom means overall good of people. विमंसा को पैया कहना ठीक होगा? I mean, that's the general equation which is made. मैंने नहीं कहा है. There's nothing on my own. There's nothing. विमंसा मतलब रीजनिंग की तरह टाइप की हुई. एनालिसिस हुआ. तो जो भी मैंने लिखा है वो एक बुक से नहीं तो दूसरी से, तीसरी से, चौथी से. अच्छा, मेरी तरफ से इसमें कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं है. फॉर एग्जांपल एक आध दो. वो आप मांगंदिया की बात कर रहे थे जी. तो मांगंदिया को तथागत के शब्द सुनाई दिए थे, ये जो शरीर है जिनको आप खूबसूरत मान रहे हो, ये मलमूत्रों से भरा हुआ है, तो उनको वो अनप्लीजेंट लगी थी, तो वो तो हेतु बन गया. फिर उन्होंने उनके प्रति हैट्रेड पैदा हो गई, फिर उनको नुकसान पहुंचाने की बात सोचने लगे. तो अब ये देखिए, रीजनिंग तो शायद एनालिसिस तो वहां भी नहीं होनी चाहिए. नहीं, वहां पे तो कोई विवेक या पन्या नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी ना. ये देखिए आप, वही शब्द वो नहीं, जो शब्द भगवान ने कहे वही उनके माता पिता ने सुना. तो माता पिता तो धर्म में प्रवृत्त, वो दूसरे साथ धर्म के स्रोत में एंटर कर गए. वो तो वही शब्द सुने, वही ऑब्जेक्टिव था, वही ऑब्जेक्ट थे, सेम ऑब्जेक्ट. इट मैटर डिफरेंटली टू her father and it mattered differently to her. So see that but why एनालिसिस तो दोनों में हुई ना. नहीं, it is not happening due to analysis, it is happening due to latent tendencies. शब्द वही सुने और वो शब्द सुन के अपने, क्योंकि अपने मानस में बहुत ज्यादा अहंकार था, मैं इतनी सुंदर हूँ और ये कैसे कह रहा है ये श्रमण मेरे को, ये that changed the whole picture. और दूसरे जो उसके माता पिता थे, वो उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था अपने प्रति. उनको उनकी बात सुनी, थोड़ी सी पन्या थी, उनको लगा ये बात तो सच कह रहे हैं, या तो शरीर के अंदर तो कूड़ा करकट ही है. एंड दे कुड सी थ्रू दैट. सो यू कैन सी वही आलम्बन दो लोगों को अलग अलग प्रतिक्रिया, बिल्कुल टोटली डिफरेंट प्रतिक्रिया दी. और कहाँ जाके उनका जन्म, कहाँ से कहाँ फर्क गया. माता पिता तो मुक्त हो गए और वो जाके नरक में, अल्टीमेटली नरक में पहुंच गई उसके ऐसे कार्याकलाप.
So there's a very great example actually of how the mind works. Same आलम्बन अलग अलग इफेक्ट कैसे पहुंचाता है, उस हिसाब से वो स्टोरी बहुत पावरफुल है. Sir, how important is it to identify that whether I have what kind of like जैसे छंद मैं बात कर रही हूँ, तो मैं छंद को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, मैंने एक बार I decided to work on something and I I left it, or because there was is it important to recognize my action in accordance to the term which is called chanda, which is called chitta and vimansa? Is it necessary? आप बताओ, आप खुद सोचो, is it necessary for you to know? Sir, लेकिन actually मैंने सारी teachings में देख रही हूँ कि it is very essential to recognize what is going on in your body, mind and everything. If I मतलब हर एक aspect में देख लीजिए कि body को भी आप पहचानिए कि कितने like आप parts के लिए बोल रहे हो, लेकिन the whole exercise or whole Buddha's teaching is based on you being what is present. So ऐसा, let me shorten the discussion. The basic teaching is to understand. Sammaditthi is the key factor. So till my understanding is developed, it has no, क्योंकि understanding develop होने में बहुत time ही लगता है बहुत सारा. तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, धीरे धीरे हमारे क्रियाकलाप अच्छे होंगे, धीरे धीरे हमारा अष्टांगिक मार्ग पूर्ण होगा. ऐसे ही होगा, सडनली अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और सडनली में ऐसा भी नहीं होता है. एंड पहले अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल बनती है, फिर उसको चिंतन करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं, फिर पता चलता है कितनी मुश्किल है वो. फिर राग द्वेष आके रुक जाते हैं, आत्मभाव आता है, वो जो रोकता है, तो फिर उसके लिए हम देखते हैं भाई क्या क्या कठिनाई आ रही है हमको, अपना जो बात मुझे ठीक लगती है उसको करने में क्या दिक्कत हो रही है, उसको समझना पड़ेगा ये दिक्कत है, फिर उसके लिए कोई इलाज करना होगा. तो ये सारा मार्ग है ना, अष्टांगिक मार्ग का जो मुख्य उद्देश्य यही है. सारे एलिमेंट डाल दिए, सम्मा व्यायामो डाल दिया कि देखो भाई क्या हो रहा है, द्वेष है, राग है, हटाओ, सम्मा सती, सम्मा समाधि, दे आर ऑल so beautifully made that we have a complete package. Obviously कोई भी मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे मालूम तो होना चाहिए ना मैं क्यों कर रहा हूँ. नहीं, क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना. जस्ट बिकॉज किसी और ने कह दिया मैं कर रहा हूँ, फिर मैं किसी और ने कुछ और कह दिया, फिर मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो बहुत एस्ट्रे चला जाऊंगा ना. ठीक है, good. So let's move further. And if anything else, any other question? Good. Then we can move to the next one. अनंतर और समानंतर जो है वो दोनों एक ही है, थोड़ा फर्क है वो टेक्निकलिटी में, but there's no kind of because the details are also the same, exactly the same. अब उन दोनों में क्या अंतर है exactly within the domain of our literature available, nobody talks of any distinction between them. Only examples are given कि क्या फर्क है उनमें, just to kind of metaphors दिए गए. और वो भी जैसे लेडी साइडर ने मेटाफर दिया है कि अगर एक जो फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल चीजें अगर आप जोड़ भी दें एक के बाद एक साथ साथ जोड़ दें तो फिर भी उसमें आकाश तत्व आ ही जाता है, तो थोड़ा गैप हो ही जाता है. और जो मेंटल चीजें हैं उनमें, मेंटल फैक्टर्स में इस तरह का गैप नहीं होता. वो इस तरह की बात करते हैं. एग्जाम्पल देते हैं, खंबे बनाया, पत्थर एक एक करके रखा, आप जितना भी उसको कर दिए फिर भी कुछ ना कुछ गैप रह जाता है. एक और जगह, एक और बुक में ये सजेशन दिया गया कि एक राजा जो है वो, उसका बेटा है, क्राउन प्रिंस है, वो राजा मर जाता है और फिर क्राउन प्रिंस किंग बनता है. मैं शायद मैंने उसमें अपनी हमारी पुस्तिका में भी लिखा है, तो लेट मी रीड इट दैट वे, दैट विल बी बेटर. अनंतर और समानंतर, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग analogy given. Yeah.
मैं यहीं से पढ़ देता हूँ। पेज 219 है हमारी पुस्तक में, वंदना पुस्तक में। टीकाएं अनंतर और समानंतर के सूक्ष्म भेद को उदाहरण से समझाती हैं। जब किसी देश के राजा की मृत्यु हो जाती है तो राजकुमार उस देश में स्वतः ही राजा बन जाता है और राज्य तंत्र की निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि अनंतर का मतलब गैप नहीं है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। बोल बेटा, मच्छर कितने हैं? एक तो देखा मैंने, तो अगर बाहर लाइट जाए इसको बंद करना। परंतु इससे अच्छी निरंतरता तब होती है जब राजा मृत्यु से पहले ही राजत्व त्याग कर राजकुमार को राज सौंप देता है। पहली परिस्थिति अनंतर प्रत्यय और दूसरी समांतर प्रत्यय को दर्शाती है। That's the kind of metaphor which is used to explain it. But for all practical purposes, they are the same. So we will not really discuss समांतर separately. तो उसमें क्या कहा जा रहा है? It's a very important conditionality which determines the stream of our chitta. पहले मैं उसकी ब्रीफ, जो मैंने इंग्लिश में ब्रीफ में लिखा हुआ है, उसको पढ़ देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। इसमें is a relationship between one mind movement and the next mind movement. So the conditioning factor is the preceding mind movement, which means चित्त और उसके जो चेतसिक साथ में चल रहे हैं, और कंडीशन फैक्टर इज द सक्सीडिंग माइंड मूवमेंट। अभी माइंड जो है चित्त जागा और समाप्त हुआ, उसके बाद अगला चित्त जागा समाप्त हुआ, तो इन दो चित्तों में जो एकदम कंटिग्युअस हैं उनमें आपस में कंटिन्यूटी है। उस कंटिन्यूटी को ही अनंतर कहा गया, इसलिए कहते हैं कोई अंतर नहीं प्रत्यय या बिल्कुल अंतर नहीं प्रत्यय। हमने ऐसा ट्रांसलेशन उसमें कर दिया था। मुख्य बात क्या है कि ये जो कंडीशनिंग है ये ऐसी है कि इसके जो एक्स है, जो प्रीसीडिंग कैरेक्टर है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक सारी वाई में ट्रांसफर कर देता है। तो चित्त की जो स्ट्रीम है हमारी चित्त की, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। जिस तरह से हमारे सारे यूं कह लीजिए संस्कार जो हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं एक चित्त से दूसरे चित्त। ये प्रोसेस जो है, दिस इज व्हाट रियली मेंटेन्स द has very important impact on our and explains many of the things which we often question ourselves. एक चित्त जागा समाप्त हुआ, फिर अगला चित्त जागा समाप्त हुआ, फिर अगला चित्त जागा, तो वो उनके अंदर कंटिन्यूटी बनी रहती है। और उस चित्त के अगर अनलेस जब we enter make some further input into it by creating more sankhara, then those sankharas will also get added up in the process. So it is actually explaining at the माइक्रोस्कोपिक लेवल कि क्या एक चित्त में चेतना कैसे, एक चित्त जागता है दूसरा जागता है, तो कैसे प्रोसेस चलती है। और इसमें कुशल चित्त अगर पहला होगा तो अगला कुशल होगा, लेकिन दूसरा इनडिटर्मिनेट भी हो सकता है इन अकॉर्डेंस विद द डिस्कशंस व्हिच वी हैड डन इन द लास्ट क्लास। सो आई विल जस्ट यहाँ पे फिर मैंने वो बात संक्षेप में लिखी कि क्या चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चित्ता दैट आर रिलेटेड इन दिस मोड आर mental impressions of the good or bad actions that were performed in the past, latent tendencies, these motivated these, likes and dislikes, character traits, habits, and they can be carried over from various lives in that manner. So let me then read out the चक्षु विज्ञान धातु तन संप्रयुक्त काच धम्मा मनो धातुया तन संप्रयुक्त कानंच धम्मानं अनंतर पच्चेन पच्चयो मनो धातु तन संप्रयुक्त काच धम्मा मनो विज्ञान धातुया तन संप्रयुक्त कानंच धम्मानं अनंतर पच्चेन पच्चयो। This is about chakshu vinyana. Then same thing, sota vinyana dhatu, ana vinyana dhatu, mano, then jivva vinyana dhatu, and then kaya vinyana dhatu. This is the explanation. This is for the all these 5 sense doors. This is what is happening. And उसके हर एक के साथ आपने देखा होगा मनो धातु भी जुड़ी हुई है। Let me just explain. और उसके बाद इन्होंने दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया है किस तरह से कुशल चित्त से कुशल बनता है, अकुशल बनता है। Those kind of relationships are explained. तो चक्षु विज्ञान धातु और उससे संयुक्त धम्म अनंतर प्रत्यय के अनुसार मनोधातु और उससे संयुक्त धम्मों से संबंधित है। तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा जो पिछली बार हमने चर्चा की थी
ये उसमें से बात में समझ में आएगी। मैंने वो जो बॉक्सेस बनाए थे ना, जो प्रोसेस चित्र होता है, किस तरह से हमारा माइंड काम करता है जब सेंसेस इम्पैक्ट करती हैं, तो किस किस तरह से विभिन्न चित्र जागते हैं। आपको याद होगा मैंने एक डायग्राम बन के दिखाया था, उसमें मैंने कुछ रंग भर दिए हैं इस बार, जस्ट टू मेक इट क्लियर। तो आपको याद होगा ये, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चक्षु विज्ञान धातु तन संप्रयुक्त का च धम्मा, चक्षु विज्ञान और उससे संयुक्त धम्म, किससे, मनोधातु या तन संप्रयुक्त का आनंद धम्मानम अनंतर पच्चेन पच्चेन। चक्षु विज्ञान जो है मनोधातु से अनंतर प्रत्यय से रिलेटेड है। तो आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं, सेंस कॉन्शियसनेस इज दी से चक्षु विज्ञान और श्रोत विज्ञान और गान विज्ञान, एंड what are these yellow, do you remember these two yellow things? These are the manodhatus. These are the manodhatu. So it is just explaining this in a some detail कि जो भी सेंस कॉन्शियसनेस जागेगी उसके बाद मनोधातु से उसका जो यहाँ पे जो मेंटल फैक्टर्स होंगे वो सारे इधर ट्रांसफर हो जाएंगे इस तरह से। एंड देन ऑफ कोर्स these are the all Abhyagata Dhamma, this is also Abhyagata Dhamma, and then this is then the Javana phase. यहाँ पे भी क्या होगा, there is a repetition, एक चित्त जागा फिर दूसरा जागा फिर तीसरा जागा, and they are continuously transferring the information from one chitta. They just intensifying the process of recognition of the external element. तो ये जो सात जो चित्त हैं, जावन चित्त, जिसमें कि एक्चुअली कुशल या कुशल चित्त जागता है, वेदना पहचानी जाती है, कुछ बेसिक एलिमेंटल लेवल पे ये काम हो रहा है। सर ये जो राजा और उसके उत्तराधिकारी की जो एनालॉजी है, उसके अकॉर्डिंग सेंस कॉन्शियसनेस इज द किंग एंड व्हाट वाज दैट आरसी, वो उसका सक्सेसर हो गया। या जो चक्षु विज्ञान से वही आप देखेंगे, हर एक विज्ञान के उस समय एग्जैक्टली सेम थिंग्स में हैपन। और उसके बाद सेकंड क्या है, मनोधातु तन संप्रयुक्त काच धम्मा मनोविज्ञान धातु या तन संप्रयुक्त कानन धम्मानम अनंतर पच्चेन पच्चेन। और फिर मनोधातु जो है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार मैंने बताया था कि जो भी सेंस इंप्रेशन आता है पहले सेंस बेस पे उसकी एनालिसिस होती है, एक पूरा 17 माइंड मूवमेंट्स, एंड देन the memory of that goes to the chitta where it is again repeatedly analyzed ताकि हमारी रिकॉग्निशन परफेक्ट कंप्लीट हो सके, क्योंकि 17 माइंड मूवमेंट्स में रिकॉग्निशन पूरी होने वाली नहीं है, so fleeting time. So then that image is presented to the mind and then that again and again that process happens repeatedly. तो वो माइंड में जो प्रेजेंटेशन होती है उसका यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया। मनोधातु के बाद मनोविज्ञान धातु जागती है, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया जो हमने पिछली बार भी कहा था। जो मनोधातु की एक्सप्लेनेशन दी थी उसका भी एक डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पे मनोधातु क्या है, ये मनोधातु है माइंड डोर एडवर्टिंग चित्ता, और ये मनोधातु जो है यहाँ जा रही है जावना चित्ता इज द एक्चुअल सेंस एनालिसिस, सेंस कॉन्शियसनेस विल अराइज एंड हियर द एक्चुअल एनालिसिस विल टेक प्लेस। So this is what is meant by the Javana Chittas are the actual full grown recognition of the mental consciousness based on mental consciousness. So this is what this process is being indicated there in this. जो अभिधम्मा की जो डिटेल है वो इसमें इस तरह से एक्सप्लेन की गई है। वहाँ तो पिछली बार मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया था कि अभिधम्मा में ये कहा है, एक्चुअली दिस इज रिपीटेड हियर आल्सो, ऑल दीज थिंग्स आर रिपीटेड हियर आल्सो, सो वी कैन सीधे उनमें आपस में सामंजस्य हम देख सकते हैं कि मनोधातु और उससे संयुक्त धम्म मनोविज्ञान और उससे संयुक्त धम्मों से संबंधित हैं। सो दे आर ट्रांसफरिंग देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। और क्वेश्चन मेरा इस किस तरह की इंफॉर्मेशन जाती है, मैंने ब्रीफली बताया था, बट आई हैव गॉट वन बुक फ्रॉम व्हिच दिस इंफॉर्मेशन, दिस डेटा इज गिवन मोर डिटेल। या सो दिस व्हाट आई हैव टेकन आउट फ्रॉम देयर। First thing the author has mentioned is about this concept, आपने सुना होगा, बहुत लोगों को कहते हैं there are thoughts but there is no thinker and all that. ये क्या है?
This is what is explained by the Anantara Pachaya. That जो हमारे को लगता है कि ये सोचने की एक श्रृंखला चल रही है, वो actually these are discrete slabs of chittas which are arising and passing away, but the rate is so much तो हमें लगता है कुछ विचारधारा कंटिन्यूसली विचार चला जा रहा है. उसका उदाहरण दिया गया है नदी से. नदी में जैसे पानी बहता हुआ दिखता है, अगर आप एक जगह पे खड़े होके एक स्लाइस बना दें कि मैं इतने एरिया में ही ध्यान रखूंगा, तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है. एक पानी का पार्सल आया, इधर आया, फिर ये चला गया, फिर दूसरा पानी का पार्सल आया, फिर ये चला गया, फिर तीसरा पार्सल आया. और अगर ये प्रोसेस धीरे धीरे हो, मान लीजिए हम इसकी फोटो बना लें, फिल्म बना लें, वीडियो, और उस वीडियो को स्लो मोशन में चलाएं, तो हमको एक एक फ्रेम दिखाई दे जाएगा. अच्छा, ये पानी है, अब ये पानी इधर गया, अब ये पानी इधर गया, ये पानी. एक्चुअली तो ऐसा ही हो रहा है. पानी के कुछ पार्टिकल्स, कुछ पार्सल्स एक एक करके आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं. एक जाता है, दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है. एक स्थान पे अगर हम अपना फोकस करें, तो जो वहां पे पार्सल पानी का था वो इधर चला गया और उसकी जगह दूसरा आ गया. उसने अगले को डिस्प्लेस किया, उसने अगले को डिस्प्लेस किया, और यही प्रोसेस हमको एक फ्लो की तरह दिखती है. इसलिए कहा जा रहा है कि जो थॉट प्रोसेस है, it is a process of mind movement that are constantly flowing like the water current of the river, and therefore there is no thinker. It is happening by this process of rising and passing continuously. This is happening. So that is one thing which is explained properly by this process. Then what is getting transferred? They say there is, in the commentatorial literature, it is said 6 kind of mental legacies are transferred. So what are these 6? I have indicated there in red. Kamma, Anusaya. Anusaya means latent tendencies. Paramis. Anusaya means the unwholesome part, and Parami means the wholesome part of Sankharas. So we know all the Paramis, we know the Anusayas. Then Ajhasaya means liking and disliking, which are superficial, liking and disliking. Vasanas, which are again tendencies from our past life, again superficial things. Charita, which is the personality, which is again a superficial thing. So that's why these superficial things are not likely to give us rebirth. These are going to be dominant things. 1, 2, 3. They are going to determine what is going to happen to us in the future. So this is what is. That's why it is said that we should be aware of what is going to be happening in these processes. So that's how, from one chitta to another, our latent tendencies, our kamma and our parami, they're all getting shifted from one to another so that the information is contained. So there's no storage. In the Theravada Vedamma, the concept of storage is not there. It is said every chitta contains all the information. In another Shravastivada Vedamma, there is the concept of Adaya Vijnana, which is different. So we need not study and bother about it. So I'm just trying to say as Theravada people present it. And it doesn't seem improbable that this can happen, because the chittas are moving and arising, and they are actually transferring. And we know, I mean, in a physical sense, जो हमारी body में cells हैं, वो जब मरती हैं, they produce a new cell. You know, इसको कहा जाता है mother cell and daughter cell. And daughter cell carries almost all the insignia of the mother cell are contained in the daughter cell. After some time, that also dies, and then another one arises, and so on. So that process is actually at a cellular level happening in our bodies at the material level also. So that this information is getting transferred, because it's basically information. It's not a thing. All this is information transmission from one chitta to another. Even in that sense, even the subconscious mind is being treated as a process and not as a thing. जैसे हम memory से normally इसको relate कर देते हैं, so it's really a process and not a, in that sense. The Bhavanga Chitta is a process. Only thing is, because it is unconscious, it doesn't interfere in the process Chitta. But it contains all the necessary information. Yeah, which was there at the time of the birth in this life. That's interesting. So this is So, right.
That's not, sorry, just one quick thing. So it is because 1, 2 and 3 इस तरीके से हर चित्त में शामिल हैं, इसीलिए technically हमारे यहाँ subconscious का concept नहीं है, isn't it? जी 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 बिल्कुल. It's there. It's there in every. All the information is stored every moment according to in the chitta. Yeah. So having seen all these sense doors, now we come to the other issue of nature of relationship between the whether it is kushala or akushala and so on. This will be very easy to understand once we remember the basic diagram. So I'll just put it from there directly first, and then we'll read it out. जो हमारा प्रोसेस चित्ता का एग्जाम्पल था, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद अगला चित्त जो है उसका कैरेक्टर चेंज हो जाती है. अब ये सारे चित्त तो अव्याकृत चित्त हैं, indeterminate है, because they don't carry any roots, but their roots are there. So when we go from this chitta to this, what will be the transition? We'll say avyakata chitta is having samananta relationship with the kushala chitta or akushala chitta. It depends on whatever it is. So you'll find there in this it says here purima kusala dhamma pachimanang kusalanang dhammanang anantara pachena pachena. पहले का कुशल चित्त बाद अगले आने वाले कुशल धम्मों से संबंधित है. This actually describes the process in the जावना process, because यहाँ पे तो रिपीटिशन हो जा रहा है बस. तो इसलिए यहाँ कुशल है तो अगला भी कुशल ही होगा, ये भी कुशल होगा, ये भी कुशल होगा, और ये अकुशल है तो ये भी अकुशल होगा, ये भी अकुशल होगा. ये this is a repetitive process, and there is that another conditionality of repetition which is actually come later. तो ये बात हो गई भाई पहले का कुशल धम्म बाद में आने वाले कुशल धम्मों से. इट्स क्वाइट इजीली टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारा चित्त इस समय कुशल है तो अगला चित्त क्षण भी कुशल ही होगा, अनलेस वी क्रिएट सम हैवी डिस्टर्बेंस. और फिर अगला बात है पुरिमा कुशला धम्मा पश्चिमानं अव्याकतानं धम्मानं अनंतर पश्चिम. तो पहले का कुशल चित्त अव्याकत धम्म से ट्रांसफर हो रहा है. वो कहाँ हो रहा है? वो यहाँ पे हो रहा है. ये दीज आर हेतु वाले चित्त हैं. ये सारे ग्रीन वाले हेतु वाले चित्त हैं और व्हाइट वाले जो हैं अहेतु चित्त हैं, इनमें कोई हेतु नहीं. जब यहाँ से इधर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, तो अगेन वी आर मूविंग फ्रॉम कुशला टू अव्याकता और अकुशला टू अव्याकता. So that's the process. So you can see the Abhidhamma is getting information is being coded in the Patthana in this manner. Purima akusala dhamma pachimanang akusalanang. This is the Javana phase. Then Purima akusala dhamma pachimanang abhyagatanang. This is the movement from Javana to the registration phase. Then Purima abhyakata dhamma pachimanang abhyagatanang dhammanang. This is the whole of the whole chittas here. All these chittas from here onwards are abhyagata. यहाँ से अव्यागता से ये अव्यागता, फिर ये भी सबके रूटलेस चित्ता है. कोई विपाक है, कोई फंक्शनल है, they have no roots. पुरिमा अव्याकता धम्मा पश्चिमानं कुशलानं, जो तो पहले एक्सप्लेन हो गया. अकुशलानं दिस आल्सो एक्सप्लेन. ये संग धम्मानं अनंतर, ये जनरल एक स्टेटमेंट दे दिया गया. ये धम्मा उपज्जन्ति चित्त चेतसिका धम्मा ते धम्मा ते संग धम्मानं अनंतर पच्चेन पच्चे. पहले के धर्म जो हैं चित्त में, जो अभी चित्त जागा उसमें जो धम्म है वो दूसरे उसके इमीडिएटली बाद जो चित्त जागेगा उसके साथ वो उनका रिलेशनशिप है. सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ऑल व्हाट हैज बीन सेड अबाउट. So this is the Anantara Pachyo and Samanantara Pachyo. So if there are any comments or questions, we can take. Sorry, this is a question. Sorry, Surenji, please go on. Sorry, आप चल कहिए बनते जी. So Darsam, I'm still on this one. If you'll please just इसको एक मिनट आप रोक लेंगे. So just the issue of subconscious is just a concession to language. ऐसे समझे हम इसको, क्योंकि actually 2 or 3 में whatever we are calling subconscious is actually moving. Yeah.
in the Bhavanga Chitta is actually technically not called subconscious because it's not. It is seen to be some kind of an unconscious stuff, which is the legacy of the past life. So it's not relating. It's just carrying some information, and that is true only during the deep sleep process. Otherwise, the process chittas are operating during the waking state, and every process chitta has full information. In that sense, the subconscious is built into the entire process chittas. Yeah. The entire chittas. Every moment, the latent tendencies are available. Either they are dormant, as in the Bhavanga Chitta, or they are available actively when we are awake up. जब हम जागृत हैं, तब वो available हैं. So there's no place where mind chitta has to go to find out what are the latent tendencies. They are available all the time. तो सर यहाँ पर तो फिर it's already there. There's nothing to do. Like there's nothing you can do about it actually. We can. So where my action, where my virya, where my parami से start हो रहा है फिर मेरा action वाला जो बात है. All of them, like they will all influence my decision making. Kamma will influence through vipaka, which will come later. तो उसको रहने देते हैं, because kamma has its own potential. ना उसका अपना potential है. There is a kamma condition also. We'll see that. जैसे हमारे latent tendencies हैं, so they are the ones which create upheaval in the mind. How are we going to respond to this situation? Why did, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दिया मागंदिया का, why is it that मागंदिया को वही शब्द जो है जहर के समान लगे और उसके पिता को वो अमृत समान लगे? शब्द तो वही थे. लेटेंट टेंडेंसी, लेटेंट टेंडेंसी इन दोनों की इतनी डिफरेंट थी कि वो उसको इंटरप्रेट करने में. तो सर फिर मेरे लिए ये क्वेश्चन वाली बात हो गई कि अगर मेरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेड है, like already is there, there is a basic structure is there. It's not fixed. It's going to change. हमारी साधना क्या है? लेटेंट टेंडेंसीज को इवेपोरेट करने की है. सब संखार उपशमा, सारे संस्कारों को उपशमन करना है ना. तो जब हम साधना करते हैं, सतिपट्ठान करते हैं, तो क्या करते हैं? चित्त में राग जागा, हम उसको देखते हैं और उसका जो फ्यूल है वो थोड़ा कम हो जाता है. तो लेटेंट टेंडेंसी जो राग की रागात्मक विचार है वो थोड़े कम हो गए. फिर अगली बार फिर हुआ, बार बार करके धीरे धीरे राग की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी. ये सब हमारे अनुभव में आ रहा है. तुम्हारी लेटेंट टेंडेंसी जो है काम राग वाली, जैसे यहाँ लिखा ना, पहली वही है काम राग अनुसय, ये लेटेंट टेंडेंसी कम होती चली गई. हमने अपनी प्रज्ञा जगाई और हमने समझा भव से तो दुख होने वाला है, तो हमने भव राग जो है कम करना किया. हमारी प्रज्ञा की बात है, हमने समझा उस बात को, तो भवराग कम हो रहा है. पटिगा है द्वेष, तो हम द्वेष जागता है, हम देखते हैं, उसमें प्रतिक्रिया नहीं करते, द्वेष में और फ्यूल नहीं डालते, द्वेष की टेंडेंसी कम हो जाएगी. तो ऑफ कोर्स वी आर बोर्न विद सर्टेन लीगेसी. नाउ आवर प्रैक्टिस इज कि हम उसमें फ्यूल डाल रहे हैं कि उसमें फ्यूल निकाल रहे हैं. दैट इज व्हाट आवर प्रैक्टिस इज. सारी प्रैक्टिस यही तो है, इन सब अनुशय क्लेशों को समाप्त करना. और जब तक अनुशय क्लेश बचे रहेंगे, हम मुक्त नहीं होने वाले. मुक्त मतलब कंप्लीटली मुक्त. सॉरी, ऑफ कोर्स सोतापन्ना में देयर विल बी, बट विल बी एट अ माइल्डर लेवल. कंप्लीट एनंसिएशन अविद्या अनुशय तो अनंत का ऊपर जाके खत्म होगा. सो they are the ones which are keeping us in bondage. Latent tendencies, जो निर्माण की डेफिनेशन तो कही जाती है, उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं. एतं संतं एतं विनीतं अनीतं यदिदं सब संखार समथो. सबसे पहली बात यही है, सारे संस्कारों का शमन कर दिया. सब उपाधि पटनी सबको, सारी उपाधियां, सारी आइडेंटिटीज हमने ड्रॉप कर दी. तो ये मान अनुसया है, ड्रॉप कर दिया. मान का जो कंसीट है, मैं हूँ. That's all. तन्हा खयो, और क्लियर कर दिया भैया, तन्हा क्षय करनी है.
तो कामरा पटिघा समाप्त करना है, उससे तो ये नहीं होगा। जब तक वो पूरी तरह क्षय नहीं हो जाएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते हम पूरी तरह मुक्त हो गए। हाँ, कम हो जाएंगे तो बहुत लाभ होगा, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत चित्त हल्का हो जाएगा। बिकॉज दीज आर लाइक बर्डन्स व्हिच वी आर कैरिंग। जितना जितना बर्डन कम होगा उतना अच्छा लगेगा हमको। चित्त हल्का हो जाता है, साधना करते हैं तो हल्का हो जाता है ना चित्त। बट कम हो जाए वो अपनी तरफ से काम करता है, वो हमारे सामने ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देगा कि वो फिर जग जाएंगी, फिर हम सजग हों ना हो। अगर हमारा कम के प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। सो वी हैव टू देयरफॉर अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस। मतलब इसका ये समझे कि हमने अपने रीजनिंग के द्वारा, अपनी कंसिडरेशन के द्वारा अनुशय का संचय किया है या पारमी का, इस पर डिपेंड करता सब कुछ। दोनों ही हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते। वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज तो नहीं करेंगे, नहीं न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। एक चीज खत्म होगी तो दूसरी बढ़ेगी। हाँ, एक कम होती चली जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या एक बढ़ेगी और दूसरी कम हो जाएंगी जितनी जितनी। लेकिन वो सब हम हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपने क्या संचय कर रहे हैं, अनुशय या पारमी। जी बिल्कुल। हम दान करते हैं कि परिग्रह करते हैं क्या परिग्रह करते हैं, शील पालन करते हैं कि जो मर्जी आए जो करते हैं, निष्क्रमण करते हैं कि संग्रह करते हैं, प्रज्ञा जगाते हैं कि संसारिक चक्करों में प्रैग्मेटिक बनते हैं, वीर्य जगाते हैं कि आलस्य करते हैं, खंती जगाते हैं कि पटिघा हर अलग परिस्थिति पे गुस्सा करते हैं। तो द्वेष को कम करने का एक तरीका है खंती को बढ़ाना। So you can see they are related to each other. मैत्री का अभ्यास करेंगे द्वेष कम होगा, उपेक्षा का अभ्यास करेंगे द्वेष कम होगा, कामराग कम होगा। So these are all related to each other. They're just explanations given for our understanding, ताकि हम उसको ठीक से समझ। अदर एक टेक्निकल क्वेश्चन जी, जैसे कि आपने वो माइंड और एक्टिविटीज का जो फ्लो प्रोसेस फ्लो बताया, so when you talk about a mental state, so I guess that is a repeated occurrence of those that process flow for some time or over time. Mental states, Dr. Saab, are of two kinds. One is which follows a sense door process. Other this is a pure mental state, मतलब हम विचार कर रहे हैं। But ultimately तो हम pure mental state में चले जाएंगे, pure mental door में चले जाएंगे ना। एक बार initial recognition हो जाएगी initial। हाँ, उसके बाद वो सेंस डोर प्रोसेस की कंप्लीट प्रोसेसिंग मेंटल प्रोसेस में ही होगी, जो हमने ये वाला डायग्राम बनाया था सिंपल सा। ये दिस इज गोइंग टू इवेंचुअली डू द फाइनल रिकॉग्निशन ऑफ थिंग्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। मतलब वेदना का जागना, उसको समझना, उसके कलर को ठीक से देखना, ये ऑब्जेक्ट क्या है, उसका नाम देना, तो संज्ञा वेदना सारा, ऑल दिस संखारा, all these will get really crystallized in this process. So suppose our mind state is becoming a fearful one or something similar, so that means this process will keep on repeating till we are in that mind state. Yeah, mind, the fears will keep on increasing. Chitta will become more and more driven with fear, and then it may produce action of that kind, because action can arise from that state, isn't it? चित्ता अल्टीमेटली तो उनको जैसे जागेंगे, हेतु जागेंगे या और दूसरे मेंटल फैक्टर्स जागेंगे, दे प्रमोट अस, हमारी वाणी को असर करेगा, तन समुत्थानन च रूपानन, सारे शरीर पे असर करेगा, वाणी पे असर करेगा, हमारे शारीरिक कर्मों पे असर करेगा, and then we may add or decrease or increase that fear depending on what is the response we give to it. So my question was, technically, does the Abhidhamma have a concept of a mental state in terms of this process, or there is no such concept? These are all Abhidhammic concepts, नहीं है सारे. These are all
Abhidhammic concept, because it idea, sir, was that a mental state lasts for some time, maybe nah, a minute, maybe that- one that- half an hour. So lots of microscopic mental states. Of course, we can see cumulative. What we हमारे को जो महसूस होता है वो तो एवरेजिंग आउट होती है ना. अगर हमारी सती इतनी भी स्ट्रांग हो कि हम 1 सेकंड के अंदर जो हुआ पता चल जाए, 1 सेकंड में तो लाखों मेंटल स्टेट्स निकल गई, तो हमको एवरेजिंग इफेक्ट मालूम पड़ता है. एक्चुअली हमको इतना तो मालूम ही नहीं पड़ता. basically, you call this complete cycle as one mental state in some sense. No, these are 17 mental states. So 14 mental states. Yeah. 14, yeah. Mental state is one box. So basically, in Abhidhamma, by mental state, we mean each of these individual blocks. Okay. Yeah. Mental movements. Thank you. Anything else? Any other question or comment? Good. So thank you for your attention. So stop for the day. Meet again on Sunday. I wish to complete this before the Vasa, so let us hope we should be able to do that. Thank you very much. So I would request you all to kindly spare some time and go through this material. I've already given the book also to Nikhil, so you can see that and you can hear the recording. ताकि हमारी जो discussions of future, they become more informed. Then I will also learn something from the feedback which I get. Okay? Spare some time whenever you get to have a look at it and reflect on it. See कि सचमुच में तो इसका महत्व भी है हमारे जीवन में. अधिपति कुछ है हमारा कोई या नहीं है, ये अनंतर हो रहा है क्या? हमारे चित्त में अगर द्वेष जागता है तो देश कंटिन्यू होता है, फिर कहाँ जाके रुकता है वो? रुकता है तो क्यों रुकता है? Like look at it, you'll get insights and everything will become depersonalized. That is the beauty of this whole process. Everything becomes depersonalized because आप तो उसको एक साइंटिस्ट की तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हो क्या रहा है. You are no longer there as a participant in the process. You are an observer in the whole process. So the beauty of it is that you totally get depersonalized, and therefore जो अनात्मी की बात है सचमुच में हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं. हाँ ठीक है, गुस्सा आ गया, देख लिया, इसलिए हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. यहाँ पे सजग रहने की जरूरत है. So that gives some good feeling. And you try it out. Thank you all for your questions. Thank you. Over to you. क्लोजिंग टेंस का समय है. दीपक जी ने एक प्रश्न लिखा है. दीपक जी आप requested one thing, that I would do some chanting, as many of our relatives and friends are in deep distress. My close relatives are in deep distress. मैंने request की थी बनते जी से that I will do some karna chanting. Just maybe 5 minutes. Samansa chaiva vandame te tathagate sayane asane thane gamane chapi sarvada sada sukhena rakhantu buddha santi karatuam tehi tvam rakhito santo to sabba bhavacam sabba vinimutto sabba santapa vajjito
सर्ववेदमतिकन्तो निवृतो च तु अम्बरम् सच्चेन सीलेन अन्ति नेत्ताबलेन च तेऽपि तु मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पुरत्तिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति भूता महेन्द्रिका तेऽपि तु मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च दक्षिणस्मिन् दिशा भागे सन्ति देवा महेन्द्रिका तेऽपि तु मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पश्चिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति महेन्द्रिका तेऽपि तु मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च उत्तरस्मिन् दिशा भागे सन्ति महेन्द्रिका तेऽपि तु मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पुरन्दिशं धतरक्षो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपक्षो कुबेरोत्तरं दिशम् चत्तारोति महाराजा लोकपालाय सस्सिनो तेऽपि तु मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च आकाशट्टा च भूमट्टा देवानागा महेन्द्रिका तेऽपि तु मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च सन्दित्यो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु मा ते भवतु अन्तराय सुखी दीर्घायुको भव सुखी दीर्घायुको भव सुखी दीर्घायुको भव Thank you. Mandeji, over to you. Closing. अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि So we pay respects to Bandeji. Pranam. Dutiyampi. Dutiyampi. Thank you. Thank you very much. Thank you.